चलो आज पहला पढ़ेंगे लॉर्ड लिप्टन, दूसरा लॉर्ड लिप्टन, तीसरा एल्बर्ट कंट्रोवर्सी और चौथा कोशिश करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू करें? चलिए। चलिए अगला अगला वॉइसरॉय आया लॉर्ड लिप्टन, भारत का वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल वॉइसरॉय। ठीक है, जितने भी वॉइसरॉय हैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड यही आदमी था, उसके अलावा एक पोइट भी था और फिलोसोफर भी था। ठीक है, पर जो इसने कारनामे किए, आग तो पहले लगी हुई थी, आग तो हमने देखा पहले लगी पड़ी थी, इसने क्या कर दिया, पूरे का पूरा तेल का टैंकर ही उल्टा दिया और ऐसी आग भड़की पूरे भारत में लग गई। ठीक है, तो हवा दी, he just gave oxygen to the already existed fire। मतलब अंग्रेजों को हाथ जोड़ के कहना पड़ा, सर आप आए हो, रहता फैला के चले गए, अब साफ करना भी मुश्किल हो जाएगा, जाओ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ा लिखा आदमी ये काम कर गया। जब ये आया, इससे आते ही पहले दिन क्या कह दिया था, इसने पहले अपनी आइडल बना दिया था, एक मूर्ति बनवा दी थी और अपने ऑफिस के बाहर रख दी थी। तो इसने पहले दिन कह दिया था किसी इंडियन को या किसी गोरे को अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आके बहस करने की जरूरत नहीं है, चप्पल उठाओ और मेरे मूर्ति पे मारो। जिसने गुस्सा निकालना है निकाल दो, मेरा टाइम नहीं वेस्ट करना आगे, क्योंकि मैंने बहुत काम करने हैं आगे। तो अब यहीं से जज कर लो कि कैसा बंदा होगा ये। ठीक है, उसने पहले ही आगे इनको इंटीमेट कर चुका था वो। अब जब लॉर्ड लिप्टन आया, भारत में जो इंग्लिश शासन है उसको दो प्रॉब्लम आ रही थी, पहली इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। तो ब्रिटिश एम्पायर को इस समय दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉब्लम क्या, यहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ने लग पड़ी, जो लोग थे वो जागरूक होने लग पड़े। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ऐसा एक मिडिल क्लास आ चुकी है और वो अपनी डिमांड्स मांग रही है। ठीक है, तो अब ये उनके लिए टेंशन बड़ा काम था, कितना दिन लंबा कर लोगे आप उनको। ठीक है जी, वो आपको कह रहे हैं हमको आईसीएस दो, हमको रिप्रेजेंटेटिव दो, आपने इक्का दुक्का बिठा लिया, अल्टीमेटली तो आपको देना पड़ेगा। तो इंटरनल हमको ये प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल क्या, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले इंग्लैंड में थी वो अब कहां पर चलेगी, बाकी जगह भी चलेगी। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल,
और ये क्या चीज होगी, जब तक तो आपकी मोनोपोली थी, ठीक है, तब तक आपने राज कर लिया। अब बाकी जगह भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए, उनको भी कॉलोनी चाहिए, तो नेचुरली अब भारत के ऊपर बाकी पावर्स का भी अब देखने को मिल रहा है कि हमने भी इसको कैप्चर करना है, यानी इनके कंपटीटर्स बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए लॉर्ड लिटन को भेजा गया। इसने तो ऐसा ही ऑक्सीजन लगाया, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। अपनी तरफ से उसने कोशिश की तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, चलिए कौन कौन से स्टेप्स उसने उठाए। पहला स्टेप, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, द कॉन्ट्रोवर्शियल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी। ठीक है, इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, वर्नैकुलर लैंग्वेज। तो जितनी भी आपकी ये हिंदी होगी, गुजराती होगी, मराठी होगी, बंगाली होगी, पंजाबी होगी, ये सारी की सारी कितनी कौन सी भाषाएं हैं, वर्नैकुलर भाषा। ठीक है, अब उसने क्या किया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट यानी ऐसे पेपरों की छपाई पे बैन लगा दिया या सख्ती लगा दी, ठीक है, जो किस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेजेस में छपते हैं। जहां पर पेपर ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, पेपर ही बंद करा दिया। ठीक है, जहां पर पेपर कम बोल रहा है तो उसके ऊपर सेक्शंस लगा दिए, लोगों को एग्रीमेंट करने में लगा दिया कि भैया देखो आके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट क्या होगा कि अगर तुम ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ छापोगे, ना केवल तुम्हारी प्रेस को हम जब्त कर लेंगे, तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे और तुमको हम सजा भी देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हम पढ़ रहे हैं कि एक जगह भारत में हम कहते हैं कि इलिटरेसी है, ठीक है, एजुकेशन है नहीं है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो कुछ कम लोगों के पास ही है। तो समझ में बात ये आनी चाहिए कि उसने फिर ये एक्ट क्यों लगाया। समझने वाली बात है, जब आप कहते हो कि इलिटरेट है लोग मेजर, ठीक है, वो पढ़ना उनको आता नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्यों इस एक्ट को लगा रहा है। इसका रीजन ये है कि इस समय भारत में एक मूवमेंट चल रही थी जिसका नाम क्या था, लाइब्रेरी मूवमेंट। ठीक है, अब होता क्या था, जैसे 3-4 गांव में एक आदमी तो निकल ही आता था जो एजुकेटेड था। ठीक है, तो भारत में एक मूवमेंट चलाएगी, लाइब्रेरी मूवमेंट, जिसमें क्या होता था, 4-5 गांव की या 4-5 छोटे टाउन्स की एक लाइब्रेरी बनाई जाती थी। हफ्ते में एक दिन, जैसे संडे का हो गया, उस गांव का पढ़ा लिखा आदमी उस लाइब्रेरी में आता था, सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करता था और उन लोगों को अखबार पढ़ के बताता था और ब्रिटिश लोगों की करतूतें बताता था कि भारत में ये लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाला एक है, पर जब वो बता रहा है तो काफी लोगों को एजुकेट कर रहा है, तो इससे क्या रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो रहा था और लिप्टन को डर था कि ये ना हो जाए कि फिर से 1852 जैसा रिवोल्ट हो जाए। इसलिए उसने पहला काम क्या किया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को पास किया। ऐसे लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में जो पेपर छपते थे, उन पेपरों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की गई कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ठीक है, लोगों को तो अपनी भाषा समझेंगी, इंग्लिश भाषा समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट करके रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इससे क्या हुआ, भारत की नेशनल मूवमेंट को बहुत बड़ा धक्का मिला। सबसे बड़ी बात यह है, जो एजुकेटेड क्लास थी उसके अंदर इसका रोष आ गया, आम लोगों के अंदर इसका रोष आ गया कि भैया अब तो अखबार भी नहीं पढ़ने आते, हम तो अखबार ही पढ़ रहे थे, तुम तो अखबार भी नहीं पढ़ने देते, हमारा ये भी राइट छीन लिया। ठीक है, पहला कारनामा। दूसरा कारनामा, सॉल्ट के ऊपर ड्यूटी इंक्रीज कर दी। अब आप कहोगे कि सॉल्ट तो छोटी सी चीज है, नहीं, सॉल्ट बहुत बड़ी चीज। भारत के प्राचीन काल से सॉल्ट बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी नमक को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यही तो कारण है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब आई तो गांधी जी ने नमक का ही सहारा लिया था लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए। नमक के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं
जो एक पब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बना देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहला एलिमेंट, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तो नियरली हर किचन में इसको यूज किया जाता है। अगर नमक के ऊपर आपने ड्यूटी लगाई तो किचन की जो बेसिक चीजें वो महंगी हुई, हर किचन इससे इफेक्टेड हो गया, यानी हर बंदा इससे इफेक्टेड है, और जो इफेक्टेड है वो प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। दूसरा, नमक जो है खासकर वीमेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वीमेन को अक्सर लोअर बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो वीमेन के लिए बेसिकली क्या ये रेमेडी है। ठीक है। तीसरा, नमक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नमक नहीं खाओगे तो आपके जो दांत है वो क्या बन जाएंगे? पॉइजनस बन जाएंगे। 10 दिन नमक ना खाना, 20 दिन ना खाओ चलो, और फिर किसी को काटना, उसको वो इंजेक्शन लगेगा जो रेबिस का लगता है। जहर है नमक, एक कुड़त्तन है, आपके जहर को जहर मारता है ना, वो आपके कुड़त्तन को मारता है। अगर आपने 20 दिन नमक ना खाया ना, आपका तो जो होगा ही, ठीक है ना, बीपी शीपी लो हो जाएगा। पर जिसी को काटोगे ना, उसको वही रेबिस के इंजेक्शन लगे, वो आपसे ही पूछेगा केड़े पागल कुत्ते ने काटा, जहर बन जाएगा दांतों में आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। हाँ जी, हाँ वो यही होता था। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, भारत के एंशिएंट टेक्स्ट में भी इसका बहुत बड़ा रेफरेंस है। नमक जो है भारत में ऑनेस्टी से डील करता है। नमक हराम, कभी चीनी हराम सुने? नौकर क्या कहता है? मालिक मैंने आपका नमक खाया। वो ये नहीं कहता मालिक मैंने आपकी चीनी खाई है। ठीक है। तो ये किसका सिंबल है? ऑनेस्टी का सिंबल है। ठीक है। तो देखो एक नमक में कितने गुण है, और आपने क्या किया? नमक के ऊपर ड्यूटी लगा दी, यानी इसका मतलब हुआ है नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिससे नमक के जो प्राइस थे वो शूट कर गए। सारे घरों की जो किचन थी वो इफेक्ट होगी, और इसके साथ इमोशनल चीजें भी जुड़ी हुई हैं, मैंने आपको पहले बता दी। रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली जो कॉमन पीपल थे वो भी इससे गुस्साए में आ गए, एंग्री। क्लियर है जी? समझ में आ गया? चलिए आगे चलिए। तीसरा काम उसने क्या किया? भारत के अंदर फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट लगाया, जिसका नाम क्या था? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट। चलिए, आर्म्स एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत जो तो यूरोपियंस भारत में बैठे हुए हैं, उनको अगर कोई हथियार लेना है तो उसको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जो इंडियंस हैं, अगर उन्होंने हथियार लेना है तो उनको लाइसेंस अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। और अथॉरिटी कौन है? अंग्रेज। वो कभी नहीं देंगे आपको। ठीक है। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बैठे हैं अथॉरिटी में, वो भी नहीं देखे राजी। आज लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे भी, वो तो फिर भी अंग्रेजों का टाइम था। ठीक है। यानी जो क्लास आपका शोषण कर रही है, आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, उसको तो आपने 1 मिनट में हथियार दे दिया, और जो शोषित हो रहे हैं, जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनको आप हथियार नहीं दे रहे। भारत में रहकर भारत के लोगों को हथियार नहीं मिल रहे, बाहर वालों को हथियार मिल रहे हैं। ठीक है। ये भी लोगों के दिमाग में गुस्सा ही था। ठीक है, कि हमसे क्या किया जा रहा है? प्रवेश किया जा रहा है। ठीक है। चौथा नंबर, अगला कंट्रोवर्सी, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। चलिए, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। सिविल सर्विस की जो मैक्सिमम एज थी वो घटाकर कितनी कर दी गई? 21 से 18 साल। जिस उम्र में जाकर हमारे बच्चे चॉकलेट और लॉलीपॉप छोड़ते हैं, उनके हिसाब से ये लिमिट क्या है?
आईसीएस की मैक्सिमम लिमिट। आज के टाइम पे भी 18 साल के बच्चे लॉलीपॉप भी खा रहे देखे होते हैं, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, खा रहे होते हैं चॉकलेट, चॉकलेट बॉय। इन लोगों को क्या पता कि आईसीएस क्या है। ठीक है, जिस उम्र में इनकी कुंभकर्ण की नींद खुलती है कि हमने अब दुनिया में आना है, उस उम्र को आप क्या कह रहे हो कि ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है, आपने इसमें लैटिन रखी हुई है। ठीक है, और भैया इन चीजों को भी तो पढ़ना है ना, तो आपको 18 साल बहुत है। तो इससे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जिसके बारे में हमने कल जिक्र किया था, वो लॉर्ड लिटन से खफा हो गई, क्योंकि उसको इन लोगों से उम्मीद थी कि हमको आईसीएस में जगह मिलेगी। ठीक है, पर इसकी पॉलिसीज के कारण क्या हुआ, आईसीएस के दरबार उनके लिए बंद कर दिए गए, सिविल सर्विसेज के डोर्स उनके लिए क्लोज हो चुकी है। क्लियर है जी? आगे चलिए, 5वां कारनामा, भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। भारत में जो अकाल पड़े हैं मॉडर्न इंडिया में, जो तो मिडीवल और एंशिएंट इंडिया में पड़े हैं, वो नेचुरल कारणों से पड़े हैं। जो मॉडर्न इंडिया में पड़े हैं उसमें ज्यादातर कारण क्या थे, आर्टिफिशियली क्रिएटेड थे, क्योंकि इन्होंने हमको क्या प्रेशराइज किया कि आप कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। किसान को कमर्शियल क्रॉप्स उगानी पड़ी, फूड क्रॉप्स की कमी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, अकाल पड़ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, भारत में द ग्रेट फैमिन आई। गवर्नर जनरल कौन है यहाँ का, लॉर्ड लिटन। जब भारतीयों ने, पढ़ी लिखी क्लास ने इसको आग्रह किया कि सर यहाँ पर इतना बड़ा फेमीन आई है, आप कुछ फंड निकालिए और भारत के लोगों को पैसा लॉन्च कीजिए ताकि उनको अन्न मिले खाने को। ठीक है, वो बच सके, बच्चे बूढ़े सब भूख से मर रहे हैं। ठीक है, तो इस बंदे की 2 टुक बात थी कि फंड्स नहीं, 2 टुक उसने कह दिया कि फंड्स नहीं, गवर्नमेंट इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ठीक है, तो हम भी शॉर्टेज ऑफ फंड से चल रहे हैं, तो ये हेल्प हम आपकी नहीं कर सकते। ठीक है, बात खत्म कर दी। पर दूसरी साइड ये बंदा कर क्या रहा है, ये आदमी सेकंड अफगान वॉर लड़ रहा है। सेकंड अफगान वॉर में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फिर से बहुत बुरी तरह से डिफीटेड हो जाते हैं। अफगानियों से तो वो जीत ही नहीं पाए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ डिफीट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज गए, जो इसके ऊपर पैसा खर्च हुआ, जो इसके ऊपर लेबर खर्च हुई, वो सारी की सारी जो कॉस्ट थी वो कहां से आई थी, भारत के फंड से। और वाइसरॉय क्या कहते हैं, हमारे पास फंड की कमी। लड़ाई लड़ने को फंड है, जूते खाने को फंड है, लोगों को काल पड़ गया उसका फंड तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। इतने से उसका पेट नहीं भरा, इससे भी आगे गया। भारत में क्वीन को बुलाया गया, ब्रिटेन की रानी को, और एक दरबार लगाया गया, दिल्ली दरबार, जहां पर ब्रिटेन की रानी का कोरोनेशन यानी ताजपोशी की गई, जिसमें बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े दिग्गज, जमींदार, राजे, रजवाड़े वहां पर आके बैठे। आज के हिसाब से 15 से 20 करोड़ रुपया उस दरबार के ऊपर लगा दिया गया, पर इस समय पैसा नहीं, इसमें पैसा नहीं है हमारे पास। तो भारत की मिडिल क्लास ने इसको क्या बोला, ये भारत का क्या है, नीरो। जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। कहावत है ना, जब रोम में आग लगी हुई थी, नीरो क्या कर रहा था, राजा वहां का बंसी बजा रहा था। तो ये हाल किसका है, यही हाल लॉर्ड लिटन का है।
ठीक है, भारत में आग लगी हुई है, लोग भूख से मर रहे हैं, एंड ही इज बीसिंग वेस्टेज ऑफ द मनी इन अफगान वॉर। और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्वीन की ताजपोशी। तो बताओ मैंने सही कहा था गलत कहा था? आग लगी थी, उल्टा दिया ना पेट्रोल का। भेजा तुमको किस लिए था कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस को खत्म करो। तुमने क्या कर दिया? तुमने उसके ऊपर और आग लगा दी। लोग गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में। अब तुम्हारा एक बंदे ऐसे रह गए थे जो तुम्हारी सपोर्ट में थे। वो कौन से? बड़े बड़े रिच क्लास, जिनको ये वहम था कि भैया अंग्रेज हमारे के लिए ठीक है। ठीक है, अब इनका भी वहम उसने निकाल दिया। इस भाई साहब ने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया। वो अब इसमें क्या मतलब हुआ? इस समय भारत में खासकर बॉम्बे और गुजरात में कुछ पारसी लोगों ने मिल्स बनानी शुरू कर दी थी, कॉटन मिल्स। ठीक है ना? और इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे को ऐसा लगा कि भारत में अगर मिल बन गई है, मॉडर्नाइज मिल बन गई है, तो भारत का कपड़ा बिकेगा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये ब्रिटेन है, इनको नुकसान हो जाएगा। इसने क्या किया? जो बाहर से चीजें आ रही हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को और कम कर दिया। अब मैंने आपको कल बताया था ना, भारत ने क्या किया? अडानी के बदले आपने क्या किया? अमेरिका से एक सौदा कर लिया जिसने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। कैलिफोर्निया का जो एप्पल है वो अब 240 रुपए किलो बिकेगा, जो आपका यहाँ का एप्पल बिकता है। पहले वो कितना था? 500-600 रुपए किलो। ठीक है, अब नेचुरली बात है, जब आप एक कस्टमर हो, आपको पता लगे भारत का एप्पल भी इतने का, कैलिफोर्निया का एप्पल तो वैसे भी वो लाली दिखती है उसके अंदर, चाहे वैक्स लगाई हो। ठीक है, तो आप तो फिर वही लोगे, मीठा है उसमें। तो डोमेस्टिक फार्मर्स को खत्म कर दिया ना आपने। कुछ ऐसे ही सीन यहाँ पर हो रहा था। इंपोर्ट ड्यूटी का घटाना यानी बाहर का कपड़ा और सस्ता हो गया। ठीक है, तो अब जो आपने इंडस्ट्री खोली भी है, आप उसमें चलो मशीन वाले कपड़े बना भी लोगे, पर फॉरेन का कपड़ा सस्ता है, तो लोग उनको लेंगे और आपको नहीं एंटरटेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का वहम भी निकल गया। इनको जो थोड़ा बहुत वहम था ना कि अंग्रेज हमारी सखी हैं, उनको भी पता लग गया कि अंग्रेज कोई हमारे सखी नहीं है, वो सिर्फ पैसे के सखी है। क्लियर है? तो इस कारण क्या हुआ? इस कारण लॉर्ड लिटन के खिलाफ नियरली हर सेक्शन में एक गुस्सा आने लग पड़ा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट के आने का। अभी तो आपने इसकी पॉलिसी पढ़ी, अभी लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी पढ़नी, वो इसका भी बाप है आगे। मतलब अगर आपको ना हमने क्रैक का, किसी को क्रैकों का एक सर्टिफिकेट देना है कि तुमसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है, वो एक ये है, एक लॉर्ड कर्जन है। असली आदमी, इंटेलिजेंट ऑफिसर वही है जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। अब मैं आपको छोटी बात बताता हूँ। मेरा फ्रेंड है, ही इज एन IPS। ठीक है, वो भाई साहब लगे जलंधर में SHO, और ट्रेनिंग होती है ना आपकी SHO की फिर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ यार, एक कोई केस है लड़की लड़के का, वो आपस में लड़ पड़े। ठीक है, मियाँ भाई भी लड़ गए, फिर तुमको क्या जरूरत है बीच में पढ़ने की? उसने कुछ नहीं किया, उसने लड़की की कंप्लेंट पे, उस समय जोश होता ना, हम फोड़ देंगे, ठीक है, दुनिया को सुधार देंगे। उसने क्या किया? लड़के को पकड़ के उसको उल्टा लटका कर अच्छी तरह से सुताई कर दी। ठीक है, सुबह लड़के का बाप आ गया, तो मैं वहीं पर बैठा था, हम चाय पी रहे थे। लड़के का बाप कहता, भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को मारने की? वारंट दिखा कहां पर? वारंट दिखा कहां पर है? ठीक है, अब ये भाई साहब को कुछ सूझे ना। ठीक है ना? और उसने क्या किया? कोई गुरप्रीत जो IG थी उस समय, अब तो मेरे ख्याल वो 8 GP है, उससे फोन कराया, सीधा उसके कान पे लगाया। मैं कहता हूँ वो तो मांगे माफी, और साथ ही उसने क्या काम किया? नीचे से लवली का लड्डू का डब्बा, सर पहले मिठाई खाओ, बाकी बातें बाद में। ये होता है अच्छा ऑफिसर, सिचुएशन के हिसाब से टैकल कर लिया उसने। अगर वो ये कहता नहीं मैं भी कर दे जो करना है, फिर तो भैया रड़े में था वो, उसने पैसिफाई करके भेज दिया। मैंने उससे पूछा यार ये क्या टेक्निक है? कहता मैं पहले ही डब्बा लेके घूमता हूँ, कहीं गलती हो जाए तो लड्डू खिला दो। ठीक है, अब देखो ना, ये काम ये नहीं कर रहा,
आप इसको कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानोगे। कंडीशंस क्या चल रही हैं और आप क्या कारनामे कर रहे। ठीक है, तो नेचुरली इसकी पॉलिसीज के कारण क्या हुआ था, आग तो लगनी थी, लग चुकी। अब इस आग को पैसिफाई करना है उन्होंने, और नेचुरली बात है अगर इस आग को पैसिफाई करना है तो उसके लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा ठंडा हो। ठीक है, उसने तो पेट्रोल डाल दिया, तुमने पानी डालना है उसके अंदर। ठीक है, तो भारत में एक नए वाइसरॉय को भेजा गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड रिपन। चलिए, दिमाग में सबसे ठंडा आदमी ये था। जितने वाइसरॉय है ना, सबको तड़ी लगी होती थी वाइसरॉय है, ठीक है। ऐसा वाइसरॉय जो इवन भारतीयों के साथ बैठकर मंजी पे रोटी खाता था, ये वो वाइसरॉय था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, आप टाइमिंग देखो ना, किस टाइमिंग में पहले भी भेजा जा सकता था। ठीक है, आग लगी है, आपको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भेजी गई, पैसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो किसको भेजा गया, लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छा आदमी था ये, सबसे बड़ी बात बहुत ऑनेस्ट आदमी था ये। और अब इसने क्या करना है, पैसिफाई करना है लोगों को। ठीक है, पहला काम वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में चेंज लेके आ गया। खत्म तो नहीं किया उसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को, उसको उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो चेंजिंग उसने क्या की, उसने ये चेंजिंग की, उसने इसको लाइट बना दिया, हल्का बना दिया। ठीक है, मतलब एक्ट की जो मेन चीज थी ना वो उसने खत्म कर दी, तो एक्ट एक तरह का खत्म ही हो गया। अब मेन चीज क्या थी कि अगर आपने किसी के खिलाफ बोला तो हम आपकी प्रेस को बंद कर देंगे, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को कन्फेस्ट कर देंगे, ये चीजें मेन थी ना, तो इससे लोग डर गए। उसने पहली चेंज क्या लेके आया, उसने कहा फॉर एग्जांपल कोई भी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में अगर एक पेपर छाप रहा है, उस पेपर को छापने से पहले आपको किसको दिखाना पड़ेगा, डीएम। ठीक है, डीएम उसको पढ़ेगा, जहां पर भी उसको लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है, वो डीएम आपको बड़े अदब से कह देगा कि सर इसको आप क्या कर दो, चेंज कर दो, और चेंज कर कर फिर आप उसको रिलीज कर दो। ठीक है, बात वही है, बस डंडे को अंदर किया हुआ उसने। देखो करने का तरीका है ना, और आप लिटरली मानोगे ये लोग खुश हो गए। भारतीयों की ना एक प्रॉब्लम है, उनसे तो प्यार से चार बातें कर लो खुश है, वो तो ये मानेंगे भी तुम ही हमारे हो। ठीक है, आज भी जितनी भी मॉडर्न इंडिया की किताबें पढ़ लो, लॉर्ड रिपन को तो भगवान माना गया। टेक्निकली उसने अपने लोगों की बात ही की है। ठीक है, बस उन्हें अग्रेसिव नहीं किया, उसने तुम्हारे साथ मक्की की रोटी खाई, सरसों का साग, भाभी जना चाह पिला के नाल ही उन्हें बड़े प्यार से उसको सेटिंग कर दी। ये खुश बंदा है तो लॉर्ड रिपन जैसा। ठीक है, आगे चलिए, अगला काम क्या किया उसने, सॉल्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया। भैया ये तो खत्म करना पड़ना था उसको। मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि ये एक ऐसा मैटर था जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग मैटर था। ठीक है, और इसका खमियाजा बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भुगतना पड़ा था अंग्रेजों को। ठीक है, तो उसको ये बात समझ में आ रही थी, उसने क्या कर दिया, सॉल्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया, और उसकी जगह एक नई ड्यूटी लगाई जो बहुत ही माइनर थी, 2%, बहुत ही माइनर। चलो आप कहते इतना तो दे ही सकते हो। ठीक है, वो कहते कोई बात नहीं सर, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, क्या नहीं कहेंगे, देंगे। ठीक है, हम आपके क्या है, नमक खाया है हमने आपका। ठीक है, तो हम आपको इतना टैक्स तो दे देंगे। देखो कितना प्यार से वो काम कर रहा है। ठीक है ना। तीसरा काम उसने क्या किया, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, आदमी सारी उम्र कमाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आईएएस बनने के लिए कर रहे हो, आईएएस बन जाओगे तो फिर आपका टारगेट क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे,
तो अल्टीमेटली आप किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हो ना। अगर हम भी यहाँ पर पढ़ लिख के कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हर माँ बाप की ड्रीम क्या है? अच्छी एजुकेशन बच्चों की। रिपन पता क्या बात करता था? बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। देखो ये होते हैं बंदे जो ना ग्राउंड से जुड़े होते हैं। रिपन कहता था भारत में जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं? सारी उम्र इन्वेस्टमेंट करते हैं। किनके ऊपर? अपने बच्चों के ऊपर। प्यार नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्यों? ताकि हम जब ओल्ड हों तो ये हमारी सेवा करें। सर अपने दिल से पूछ लो, अगर आज आप आईएएस बन गए, बच्चे होंगे, उनका करोगे, आपके दिमाग में ये चीज होगी या नहीं होगी? ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो ये बात बोलेगा कि मेरे दिमाग में ये चीजें। हमारे भी है। कहीं ना कहीं हर माँ बाप को लालच तो है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। ठीक है, तो ये चीज लॉर्ड रिपन समझ चुका था। यानी एक कॉमन आदमी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अपने बच्चे से। अगर हम बच्चों को कुछ दे दें तो ये जो आक्रोश जी, वो जो आग लगा के गया हुआ ना, वो ठंडी पड़ जाएगी थोड़ी। और उसने क्या किया? हंटर कमीशन गठन किया। हंटर कमीशन में उसने क्या किया? उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड्स बना दिए। और इन बोर्ड्स को बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल्स, इनका पूर्ण गठन किया जाए। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया जाए और यहां पर जो स्टडी है उसका लेवल सुधारा जाए। और भारत में प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो यहां पर राज कर रही है। सोचो अगर कोई माँ बाप यहां पर बैठा हो तो वो उसके लिए कितनी बड़ी चीज है। उड़ गया ना गुस्सा एकदम पे। तो बेसिकली ये क्या है? ये जो प्रेशर कुकर में उबाल चढ़ रहा था ना, इसने क्या किया? सीटी से उड़ा दिया सारा। तो कुकर तो फटना ही फटना था, तो फटना ही फटना था। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या किया? एक सीटी का काम किया, सारा धुआं उड़ाना शुरू कर दिया, सारा प्रेशर निकाल दिया। क्लियर है जी? देखिए इसको, क्या देखिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, बस चलो 11-12 बजे तक। हाँ मैं तुम्हें फोन कर दूंगा घंटे तक ना। कोशिश करना भी, कोशिश करना। ठीक, हाँ जी। कमीशन तो वो के बाद नहीं, वो दूसरा तो वो भी है। हंटर कमीशन है, इसमें भी एक आया था हंटर कमीशन। ठीक है, इसमें वुड डिस्पैच कमीशन भी आया था। वो भी दूसरा कमीशन है, नाम सेम। क्लियर है जी? समझ में आ गया? देखो सब कुछ हो गया। आदमी जितना मर्जी बढ़िया काम कर ले, एक गलती काफी है, सारा मिट्टी में मिला देती है। ठीक है, अब दुनिया का हाल ये है, उसने आपके पॉजिटिव तो देखने नहीं, उसने आपके नेगेटिव देखने। एक चीज को पकड़ना है, कर देना है। अब वो नेगेटिव भी इस भाई साहब ने नहीं किया। ये बंदा तो चलो ठीक कर रहा था, इसने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की और हो क्या गया? बुरा हो गया। उससे क्या हुआ? जितना भी मेहनत की हुई थी सब पे क्या पड़ गया? पोचा फिर गया। और वो बेस बना भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन का। क्या हुआ? भारत का एक जज था जिसका नाम क्या था? अवध बिहारी
गुप्ता, ठीक है जी। जज था, सिविल सर्विस में गया, ठीक है, जुडिशरी क्लियर की, कुछ लोगों ने की भी थी, ठीक है, और उसको जज बना दिया। आगे चलिए, जज साहब को प्रमोट किया गया, जज साहब की प्रमोशन हुई, ठीक है। अब सिचुएशन क्या आ गई, सिचुएशन कुछ ऐसी आई, आप एसएचओ, आपको डीएसपी बना दिया, ठीक है, और उनको आपको क्या बोला जा रहा है कि डीएसपी तो आप बन गए हो, ठीक है, पर पावर्स आप एसएचओ की यूज कर सकते हो, डीएसपी की नहीं कर सकते। तो बताओ फिर डीएसपी बनने का फायदा है? फिर तो एसएचओ ही बन जाओ फिर, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन इसके साथ होगी। इसको प्रमोट तो हायर जुडिशरी में कर दिया गया, पर इनके सामने एक केस आया जिसमें 5 गोरे लड़के थे जिन्होंने क्राइम कमिट किया हुआ था, ठीक है। केस किसके पास आ गया? इंडियन जज के पास आ गया। जैसे ही ट्रायल शुरू होने लगा, उन्होंने वहां पर रजिस्ट कर दिया कि इंडियंस तो बेवकूफ आदमी है, इंडियंस में तो सभ्याचार ही नहीं है, हमने तो आपको यहाँ पर सिखाया कि सती को बंद करो, हमने तो यहाँ विडो मैरिज करवाई, ठीक है। ऐसे जंगली और हुलीगन्स हमको ये लोग ट्रायल करेंगे, क्योंकि भैया वो तो ये समझते थे कि वेस्ट जो है ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। वो कहते हैं ये हमारे साथ नाइंसाफी है, अगर हमारा जो ट्रायल होना चाहिए वो कौन करे? एक अंग्रेज जज ही करे। अगर अंग्रेज ना हो, चाहे फ्रेंच हो, पर यूरोपियन हो, हम इस आदमी से अपने आप को ट्रायल नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, लॉर्ड रिपन को ये बात बहुत चुभी, ठीक है, और वो मानता था ये बात कि चलो यार इंडियंस हैं, आप इतना भी ना गलत करो किसी के साथ कि आग ज्यादा फैले, ठीक है। उसने अपने लॉ मेंबर से बात की, जिसका नाम क्या था? सर इल्बर्ट। और सर इल्बर्ट ने एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम क्या था? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल को भारत की गवर्नर जनरल काउंसिल में रखा गया। अब इल्बर्ट बिल क्या कहता था? इल्बर्ट बिल कहता था कि अगर ऐसा एपिसोड आ जाए कि अंग्रेज या यूरोपियंस जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं और उसकी सुनवाई किसने करनी है? किसी इंडियन ने, तो ये अलाउड है। एक इंडियन जज यूरोपियंस के केस की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। इसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि भैया वो हम पढ़े लिखे, वो ये चीजें बात की हैं, ठीक है। उसने साफ बात बोल दी कि आपको ये काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जब मैटर आया, भाई साहब अंग्रेज तो चलो इकट्ठे हुए, इनके साथ पुर्तगाली भी बैठे हुए थे, वो भी इकट्ठे हो गए, कुछ फ्रेंच भी बैठे हुए थे, वो भी इकट्ठे हो गए। वैसे देखो तो अंग्रेजों और फ्रांस की तो बड़ी एक दूसरे का इट कुत्ते का वैर, आपने पढ़ा होगा वो कर्नाटक वॉर्स, ठीक है, इट कुत्ते का वैर। पर इस मैटर में ये इकट्ठे हो गए और अल्टीमेटली इतना प्रेशराइज किया लॉर्ड रिपन को कि लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। और उन्होंने अपनी नैतिकता से अपनी जो पोस्ट थी वो त्याग दी। वो कहते ये काम गलत हुआ, ठीक है। बीइंग द गवर्नर जनरल मैं ये बात को नहीं मानता, ठीक है, तो मैं नैतिकता से ये पोस्ट अपनी वैकेंट करता हूँ, ठीक है। और इनके साथ सर इल्बर्ट ने भी अपनी जो सीट थी उसको वैकेंट कर दी। समझ में आ गया? अब इस एपिसोड से आपको क्या पता लगा? खतरनाक एपिसोड है। मुझे एक चीज बताओ, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं सी सेट के, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, एजम्पशन। तो मैं आपसे पूछता हूं, इन्फ्रेंस बताओ कि बीइंग इंडियंस, अगर आप यहां पर इस पोजीशन में बैठे हो, वो वाला जमाना चल रहा है, तो क्या कंक्लूजन इस एपिसोड से आप निकाल सकते हैं? कुछ तो ऐसी चीज आई थी ना जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्पार्क दे दिया। हाँ जी,
सर पहले तो मेक इन एमबीसी की थी। नहीं वो नहीं। क्या जज क्या कर सकते हो आप इस चीज से? ऐसा जो भारत की पढ़ी लिखी क्लास है उसने क्या जज किया ऐसा कि भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट आ गई? पोस्ट डिजाइन करते हैं सर एक चीज आपने नोट की, एक चीज आपने नोट की, मैंने आपको क्या बोला था? वैसे ये अगेंस्ट है, आपस में लड़ रहे हैं। जब ये भेदभाव की बात आई तो पहली बात दुश्मन भी एक हो गए, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज क्या, जब ये एक हुए इन्होंने प्रेशराइज किया, लॉर्ड रिपन को विड्रॉ करना पड़ा। सर दो चीजें सामने आई हैं। पहली बात, अगर आप इकट्ठे हो जाओ तो आप किसी को भी हिला सकते हो। ये वो समझ गए बात को कि अगर आप इकट्ठे हो जाओ और थोड़ा सा भी प्रेशर करो तो कोई भी हिल सकता है, और उस इकट्ठ में दुश्मन को भी अपने साथ मिला लो, फिर तो काम बन गया। तो जिस तरह इन्होंने बिल को वापस करवाया, उसी तरह अगर हम इकट्ठे हो जाए हम भी तो ये ब्रिटिश एम्पायर को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से क्या होगा, रास्ता खुलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का। चलिए अब इनके दिमाग में ये बात आने लग पड़ी कि हमने छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। हमने पढ़ा था ना मद्रास महाजन सभा, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, छोटी छोटी बनी हुई थी। अब इनको भी समझ में आ गई कि हमको एक ऐसी सभा बनानी चाहिए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो कलेक्टिवली फॉर्म बने, ठीक है, और ब्रिटिशर्स पे प्रेशराइज करे। अगर ये प्रेशराइज सक्सेसफुल हो गया हम अपने राइट्स ले सकते हैं वापस। ठीक है, समझ में आ गई। और ये रास्ता खुला इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। ठीक है, लॉर्ड रिपन जाते जाते बहुत बड़ा काम करके पहला म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, जिसके तहत भारत में विभिन्न शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज बननी शुरू हो गई। और म्यूनिसिपैलिटीज को हम क्या कहते हैं, लोकल बॉडीज, डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी भारत के लोगों को एक टेस्ट दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्यों बनाया उसने? भारत के कुछ पढ़े लिखे लोग लॉर्ड रिपन के पास आए थे और उन्होंने बोला था कि सर अब हम पढ़े लिखे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे पास आ चुकी है, हम चाहते हैं आप भी अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसके अंदर हमको चुनो, ताकि हम भी अपने हक की बात रखें, जैसे आज पार्लियामेंट है। ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने ये बात बोली, सर आप कह रहे हो कि हमको डीजीपी बना दो, एक्सपीरियंस आपके पास एसएचओ का भी नहीं है, पढ़ना लिखना एक अलग बात है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। ठीक है, भारत की एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, पढ़ के ग्रंथ पढ़ के खुद पागल हुए हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो उसने बोला कि सर बातें आप डीजीपी कर रहे हो, हमको बना दो। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको टकेगा नहीं है, तो पहले एक्सपीरियंस करो, ऐसा एक्सपीरियंस करो ताकि पार्लियामेंट में जाके कुछ कर सको। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा, निचली बॉडीज में। पहले म्युनिसिपैलिटी ज्वाइन करो। चीज तो वही है, म्युनिसिपैलिटी में भी एक मेयर है, जितने लोग जीते हुए ये मेंबर हैं, वहां पर इस मते से ऐसे ही पास होता है सब कुछ। ठीक है, ऊपर विधानसभा, तभी सीधा बंदा नहीं आता ना, पहले वो म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन लड़ता है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी से फिर वो विधानसभा लड़ता है, फिर आगे जाकर वो सेंटर में जाता है। मोड ऑफ काम एक ही है। तो कहता पहले अपनी ट्रेनिंग करो। तो उस ट्रेनिंग पर्पस के लिए
भारत में उसने क्या किया, म्यूनिसिपैलिटीज को बनाना शुरू कर दिया और भारतीयों की एंट्री हुई अब डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपको क्या मिलेगा, आपको एक टेस्ट मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीजन था भारत में म्यूनिसिपैलिटीज का गठन करना। समझ में जाते जाते वो छोड़ ही गया। ठीक है, अब देखो उनको टेस्ट मिल गया और आगे जाके देखना कितना वंडर डालेंगे इस चीज का। ठीक है जी, समझ में आ गया। लॉर्ड रिपन के बाद अगला वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन। जैसा नाम वैसा काम। देखो माँ बाप ने भी सोच के रखा हुआ ना उसका नाम लॉर्ड डफरिन। चलिए, और लॉर्ड डफरिन के समय सबसे बड़ी घटना भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। ठीक है जी, चलिए अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें कुछ इंडियंस का भी हाथ था। वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये लीडर्स बाद में जाके क्या कहलाए? मॉडरेट। फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रैक्टिशनर है, ठीक है, मैक्सिमम लोग आपको मिल रहे हैं मिडिल क्लास या अपर क्लास से, और नियरली सारे जो हैं आपके एजुकेटेड है वेस्टर्न एजुकेशन में। ठीक है, तो इन लोगों की हेल्प से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है जी, आगे चलिए। चाहे ये लोग बैठे हुए थे, पर भारत में जो ब्रेन चाइल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस वो किसका था? ए हो ह्यूम का, एक अंग्रेज का। एक अंग्रेज जो भारत में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में तैनात था, भारत का बहुत बड़ा एक बर्ड साइंटिस्ट भी था, जिसने बर्ड्स के ऊपर बहुत रिसर्च की थी। भारत में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट में तैनात आदमी, और उसने एक दिन ये बात सोची कि भारत में भी एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो अपने विचार आगे लिखे। ठीक है, इसका क्या बोला गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, समझ में आया? आगे चलिए। जैसे ही एओ ह्यूम रिटायर हुआ, एओ ह्यूम के दिमाग में बात आई कि वो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे। पर उसके दिमाग में क्या था? ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क ही करेगी। उसके दिमाग में ये चीज नहीं थी कि हमने इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। आज के समय कांग्रेस पार्टी है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पर उसके दिमाग में क्या था? मैंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एनजीओ की तरह, जो काम क्या करेगी? सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग काम करेगी। ठीक है, इस चक्कर में ये बंदा किसके पास गया? लॉर्ड डफरिन। मैंने आपको बताया ना, जैसा नाम वैसा काम। लॉर्ड डफरिन ने इसको सलाह दी कि इसको आप सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाओ। कर दिया ना काम।
और इसी इंस्टीट्यूशन ने तुम्हारी जड़ें काट दी। हालांकि इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आएगी, एक हम पढ़ेंगे अभी, सेफ्टी बॉल थ्योरी और एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है। पर फिलहाल के तौर पे आपको क्या दिख रहा है, कटवाली ना जड़ अपनी। वो बंदा तुम्हारे पास आया कि मैंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बनानी है, तुमने उसको क्या सलाह दे दी कि नहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना लो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, तुमने तो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी, ठीक है। तुम तो वहां पर जाओगे, तुम्हारे तो जुतियां पड़ेंगी चार कि भैया हम लोगों ने जो किया हम पागल, तुमसे हटे, ठीक है। आगे ए हो ह्यूम ने क्या दिया, सर ओके। अब तुम ये बात भी बोलोगे यार ये पढ़ा लिखा ये पागल का काम कर रहे हैं, कोई भी लेफेंट बंदा बोलेगा कर क्या रहे हैं ये लोग। हम पढ़ेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आपको पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल का सीन आपको ये दिखेगा कि बंदे पागल है। ए ह्यूम क्या करता है, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बॉम्बे की यूनिवर्सिटी, आपकी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास और उस समय तक पंजाब यूनिवर्सिटी भी आ चुकी थी, इनके जो डीन्स थे, ठीक है, चांसलर से उनको चिट्ठियां लिखता है और उनको बोलता है कि आपके यहाँ पर एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं जो इंडियंस हैं, हम इस तरह इंडियंस की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि अच्छे लड़के, पढ़े लिखे लड़के अगर आपके पास हैं तो आप हमको भेजें, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में उनको लेके आना चाहते हैं ताकि पॉलिटिकली एक्टिवेशन बढ़े, ठीक है। नेचुरली बात है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और पंजाब से लोग गए, ठीक है। और इस तरह एक संघ की शुरुआत हुई जिसको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या बोला, इंडियन नेशनल यूनियन। पहले इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, पर यहां पर एक आदमी बैठा था, दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी अमेरिकन रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रेरित था, अमेरिकन रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रेरित था। द वर्ड कांग्रेस, इसका बर्थ प्लेस कहां पर हुआ, अमेरिका। ये अमेरिका की देन है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। पता आपको ये बात, कांग्रेस वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन से हुआ है। जब हम पढ़ेंगे ना अमेरिका की क्रांति, उस समय हम देखेंगे वहां पर कांग्रेस वर्ड का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये आदमी जो था अमेरिका की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि अमेरिका की क्रांति किसके खिलाफ हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ तो हुई थी। अमेरिका के जो लोग हैं वो अंग्रेज ही हैं, अंग्रेजों ने कॉलोनी बसाई, अंग्रेज ही वहां पर जाके सेटल हुए और उन्हीं अंग्रेजों ने अपने ही अंपायर के खिलाफ क्रांति कर दी। उसमें बड़ी पॉलिसीज आएंगी, आपको टैक्सेस आएंगे, हेड टैक्स, टी टैक्स, बोस्टन टी पार्टी, आपको पता लगेगा कि इन्होंने क्या हरकतें की। चलो यहां तो भारत लोग कर रहे हैं, आपके यहां तो आपके लोग भी क्रांति कर गए, ठीक है ना। और उसने क्या बोला कि भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है इसका नाम क्या होना चाहिए, इंडियन नेशनल यूनियन नहीं, इसका नाम होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्रेडिट गोज टू दादा भाई नौरोजी हु वाज इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है जी, समझ में आ गया। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग होनी थी पुणे, पर पुणे में क्या हो गया, कॉलरा फैल गया, हैजा फैल गया, ठीक है। जिसके कारण इसकी जो मीटिंग हुई वो कहां पर हुई, बॉम्बे। इस मीटिंग को चेयर किसने किया, WC बैनर्जी। इस मीटिंग में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं थे, हालांकि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे, पर उस समय उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी तो वो नहीं थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले ऐसे आदमी जिन्होंने ICS का पेपर क्रैक किया था, ICS को ज्वाइन किया था, पर इन लोगों ने उनको भी टिकने नहीं दिया, इतना प्रेशराइज किया कि अल्टीमेटली इनको भी अपनी जॉब को
छोड़ना पड़ा। भारत के अंदर सबसे ज्यादा लिप्टन का विरोध करने वाले यही थे, और पर्टिकुलरली जो उसने आईसीएस एक्ट पास किया हुआ था उसका विद्रोह करने वाले ये थे, और इन्हीं की विद्रोह की वजह से ही फिर से जो उम्र थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21 साल। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। चलिए अब आ जाओ इनके ऊपर। फिर से आपको पिक्चर कोई अजीब सी नहीं लगी? कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा? जो अंग्रेज लॉर्ड लिट्टन को लेके आते हैं और ऐसी हार्श पॉलिसीज लगाते हैं, और जो अंग्रेज इस बात पे लॉर्ड रिपन को हटा देते हैं कि वो इल्बर्ट बिल लेके आया और भारत के लोगों को जुडिशरी में पावर्स दे रहा है, उन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन क्यों होने दी? अजीब सा लग रहा है ना कुछ? मैंने आपको कल एक बात बोली थी, अगर आज मैं वर्ल्ड का मैप लगा दूं ना यहाँ पर, मैं आपको बोलूं देखो ब्रिटेन कहां पर है, यूके को दिखाओ, वो आप ना लेंस लेके जाओगे कहां पर है। और 200 साल राज किया उसने पूरी विश्व में, ठीक है? अकल थी उनके पास, अकल। और ये जो अकल वाला काम उन्होंने किया, ये डिफरेंट नहीं था। अब आपको बाद में समझ आएगी, वो नाम का डिफरेंट है बस। इसको किससे भांपा? लाला लाजपत राय, जब उन्होंने अपनी किताब में एक थ्योरी बताई, इसका नाम क्या था? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि इस थ्योरी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर बेसिक चीजें सही लग रही हैं इसकी। चलिए, क्या थी सेफ्टी पॉलिसी? लाला लाजपत राय ने यह बात बोली कि जब ए हो ह्यूम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, तो ये कहां पर बैठते थे? शिमला में। उस दौरान इनको कुछ खुफिया खबर मिली थी, कुछ खुफिया रिपोर्ट मिली थी, और वो खुफिया रिपोर्ट ये कहती थी कि जैसा माहौल 1857 में था ना, कुछ वैसा माहौल फिर से भारत में बन चुका है। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लॉर्ड लिट्टन की पॉलिसीज, ठीक है? और ये क्या बात बोलते थे? ये कहते थे कि भारत में फिर से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है लोगों के बीच में, और बहुत जल्द अंदर खाते प्लानिंग चल रही है 1857 जैसा रिवोल्ट करने की। और ये बात उनको किसने बताई? कुछ ब्रिटिश सीआईडी के एजेंट्स, जो बेसिकली भारतीय थे, इनकी नौकरी करते थे। उन्होंने साधुओं का रूप धारण किया हुआ था, गली गली गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते थे, लोगों से बात करते थे, चाय पीते थे, कहानी सुनाते थे, सुनते भी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी कि भैया अगर आपने 1-2 साल के अंदर एप्रोशिएट एक्शन नहीं लिया, बहुत जल्दी 1857 जैसा रिवोल्ट होने वाला है, और वो रिवोल्ट इतना खतरनाक होगा कि इस बार तो ब्रिटिश एम्पायर नहीं बच पाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है? ये रिपोर्ट किसके पास आई? ए हो ह्यूम। ए हो ह्यूम भागता कहां पर गया? लॉर्ड डफरेन। फिर से आज उस कहानी में
फिर से आ जाओ उस कहानी में। ए.ओ. ह्यूम ने क्या बोला? एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इन लोगों की जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करो, भूखे को खाना दो, ठीक है, कोशिश करो नौकरी भी मिले, ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला? सोशल नहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। उसके कहने का मतलब ये था कि जितने पढ़े लिखे लोग थे उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में ले आओ, वो जो लोग हैं वो आम लोगों का रिप्रेजेंट करेंगे, साल में एक दिन बुला लिया करेंगे, लंगर पानी चखा देंगे, बोल बाल के चल जाएं, इनका भी गुस्सा शांत, हमारा भी क्या हो गया, जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था वो निकल गया। क्या कर लेंगे, ज्यादा कर क्या लेंगे, साल में एक बार बुला लो, आएंगे क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे सरकार ने ये किया, गालियां देंगे, बकने दो, आदमी की फितरत है, जब वो गुस्से में होगा गालियां देगा, बकेगा, एक दिन बुला लो इसको। और वो इंस्टीट्यूशन में क्या करो, उस दिन को बोलो खूब गालियां निकालो ब्रिटिश एम्पायर को। जब ये पैसिफाई हो जाएंगे ना, शांत हो जाएंगे, इनको कह देंगे चलो ठीक है भैया तुम्हारा काम कर देंगे, जाओ। एक कुकर के ऊपर उन्होंने क्या लगा दी, सीटी लगा दी, और गुस्सा सारा यहाँ के निकालते थे, वो चल जाते थे। ये भी कहते थे कर देंगे आश्वासन दे देते थे, ठीक है। और यही कारण था कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या बोला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या बोला था, ये कुआं है जिसके आसपास आके ये 5-10 डड्डू आते हैं और कड़ा कड़ा करके चले जाते हैं। बरसाती मेंढक है, आते हैं साल में एक बार, जब बरसात पड़ती है अपना बोलते बालते निकल जाते हैं, यहाँ से करना कराना कुछ नहीं, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या कहती थी कि ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन की माइंड गेम थी, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाकर ब्रिटिश शासन को फिर से 50 से 60 साल आगे कर दिया, जो उस समय खत्म हो सकता था। अब ये इस बंदे की थ्योरी है। इस थ्योरी के ऊपर कुछ लोग जो अंग्रेजों के बहुत ज्यादा पिट्ठू थे, उन्होंने क्वेश्चंस लगाए हैं, उन्होंने इनके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या रेज किया है, ए.ओ. ह्यूम पहली बात क्या था, इनकम टैक्स का कमिश्नर, ठीक है जी। इनकम टैक्स कमिश्नर के बाद कभी सीआईडी की रिपोर्ट आती है? बेसिक फॉल्ट है इस थ्योरी के अंदर। कभी सुना इनकम टैक्स कमिश्नर के पास सीआईडी की रिपोर्ट आई है? नहीं। दूसरी बात, ये थ्योरी कहती है कि वो जो साधु थे उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को ये रिपोर्ट कहां पर दी, शिमला में, पर उस समय जो सीआईडी का मेन ऑफिस था वो कहां पर था, दिल्ली में, क्योंकि उस समय भारत की कैपिटल कहां आ चुकी थी, दिल्ली। पेपर्स में डाल दी थी उन्होंने, ट्रांसफर 1912 में हुई थी, पेपर्स में उन्होंने डाल दी थी कि अब हमारी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट होगी, ठीक है। बस उसको पास करना था, बंगाल से शिफ्ट कराना था बस उसको, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े ऑफिस थे वो कहां पर शिफ्ट होने लग पड़े थे, दिल्ली में। तो सीआईडी का डिपार्टमेंट कहां पर था, दिल्ली में। पेपर्स में कैपिटल कौन सी आ गई आपकी, दिल्ली में। तो यहां जानी चाहिए या यहां जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फॉल्ट्स हैं इसके अंदर, पर स्टिल काफी लोग मानते हैं कि ये थ्योरी जो है वो ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है वो कौन सी है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है जी, ये थ्योरी ये बात कहती है कि बेसिकली ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने भारतीयों को यूज नहीं किया,
हमको सेफ्टी वाल छुरी में तो ऐसा लगता है कि भारतीयों को यूज किया गया, भारतीयों को यूज नहीं किया, उल्टा इंडियंस ने किसका यूज कर दिया, इन लोगों का। ये दूसरी थ्योरी, ये क्वेश्चन आते हैं थ्योरी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, आपको बता रहा है क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सेफ्टी वाल का क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है उनका, ना केवल इनका, एसएससी, पुलिस, कांस्टेबल, कोई भी पेपर जिसमें आप दोगे उसमें क्वेश्चन आया ही रहता है। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो भारत के अंदर मॉडरेट्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी, ठीक है, इन लोगों को ये बात पता थी कि अगर तो हमने ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ली तो हमको टिकने नहीं देंगे ये लोग। आज किसानों को उठा दिया ना उन्होंने, सरकार से कोई लड़ नहीं सकता, समझ आया, उठा दिया ना हम लोगों ने अल्टीमेटली। तो आप अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो वही काम हो जाएगा, लाठीचार्ज कर देंगे हम, और 2 मिनट भी आपको टिकने नहीं देंगे। तो उनको ये बात पता थी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर लाठियां न चढ़े, इसलिए हमको एक ऐसा आदमी आगे करना पड़ेगा जो खुद गोरा हो। जब वो आदमी आगे हो जाएगा तो नेचुरली प्रेशर खत्म हो जाएगा, प्रेशर सारे का सारा किसके चल जाएगा, उस बंदे पे। तो उन्होंने जान के एओयू को ढूंढा और उसको पंप दिया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे हैं, आप उसके फाउंडर बनो सर, आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। समझ में आ गया, देखिए फिर आगे चलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, सर आ रहे हैं लड़का थोड़ी देर से, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे, उसका बता दूंगा मैं आपको फोन पे, कोई बात नहीं, मैं आके ले लूंगा आपसे, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, दे जाऊंगा मैं, अभी नहीं है, थोड़ी देर तक दे जाते हैं, घंटे तक, ठीक है, दे दूंगा, ठीक है, कोई, ठीक है सर, ठीक है, ओके। समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इसके ऊपर डिफरेंट फेस हम पढ़ेंगे, मॉडरेट्स भी आए, एक्सट्रीमिस्ट भी आए, बाद में गांधी जी ने भी इसी के बैनर पे आपको आजादी दिलवाई। अब ये तो नहीं कह सकते ना गांधी जी अपने आप आते थे, आ जाओ भाई गंगा शंगा सब आओ आओ लड़ने चले, ऐसे नहीं होता। एक बैनर बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर इकट्ठे किए जाते थे और वो लड़ाई लड़ता था, ठीक है। आपको जान के हैरानगी होगी, बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम नोट कर लेना इसका, और दूसरा आदमी महात्मा गांधी, कांग्रेस के सबसे ज्यादा बाद में आलोचक भी यही थे। जिस बंदे ने कांग्रेस के बैनर में रहकर भारत को आजादी दिलवाई, महात्मा गांधी, आजादी के बाद उसकी स्टेटमेंट पता क्या थी बापू की, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भंग कर दो। पता आपको ये बात, बहुत कम लोगों को पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भंग कर दो, खत्म कर दो। और उन्होंने ये बात भी बोली थी, जितने लोग इसके अंदर हैं, पारसी हैं, वो पारसियों की पार्टी बना लो, सोशलिस्ट हैं वो अपनी पार्टी बना लो, एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी बना लो, कम्युनिस्ट हैं वो अपनी बना लो, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये आने वाले टाइम में बहुत करप्ट हो जाएगी। बेवकूफ आदमी तो वो भी नहीं था। किसी बंदे को, चलो मैं मानता हूं कि क्रिटिसाइजर्स भी बहुत हैं उसके लिए, पर अल्टीमेटली किसी बंदे को अगर महात्मा का दर्जा दिया हुआ तो कुछ तो उस बंदे के पल्ले होगा ना। बाकी लीडर्स भी थे, उनके पीछे तो कोई जाता नहीं था, उनके आह्वान पे चलती थी ना मूवमेंट्स। 3 बड़ी मूवमेंट्स किया उन्होंने,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपकी, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरे भारत की मूवमेंट थी वो। और उस बंदे की रिटर्न वर्डिंग है ये, ऑन रिकॉर्ड ये चीज है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, इसको खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा था करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बनेगा ये, ठीक है। पर कुछ सत्ताधारी लोभी आदमी, जवाहरलाल नेहरू जैसे, उन्होंने इसको नहीं खत्म किया और इसको आगे चलने दिया, ठीक है। पंकिम चैटर्जी, इनकी स्टेटमेंट पता क्या थी? कांग्रेस सिर्फ ऐसे लोगों की यूनियन है जो सत्ता के लोभी हैं, बस। अगर आप ये सोच सकते हो कि उन्होंने समाज में कुछ करना है, तो उन्होंने कुछ नहीं करना, ठीक है। इन्होंने का मेन एजेंडा क्या है? बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठो, अपना पेट भरो और निकलो। ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस में से निकले हैं। आप बोलो ना आरएसएस का बंदा या बीजेपी का बंदा करे, तब तो बात समझ में भी आती है कि वो अगेंस्ट बोल रहा है। जिन लोगों ने कांग्रेस के बैनर में काम किया, वो इसके बारे में स्टेटमेंट देके हटे थे, लोगों ने नहीं माना। और आप देखो कांग्रेस में क्या हुआ, 84 के दंगे कांग्रेस की देन, पंजाब का क्राइसिस कांग्रेस की देन। पंजाब में जो टेररिज्म था, कांग्रेस के द्वारा क्रिएटेड था। वो टेररिज्म थोड़ा था, वो तो खेल चल रहा था। टेररिज्म देखना ना, जेएंडके में जाके देखो, ये है टेररिज्म। ये तो खेला चल रहा था आपस का, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरा वाले फंस गए। कांग्रेस की देन, इंदिरा गांधी की देन, ठीक है। भारत में एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री, एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने इंटरनल इमरजेंसी तक लगा दी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस। हम कहते हैं कि मोदी साहब जो है ज्यादा कट्टर हैं। आप देखो मोदी साहब ने आज तक इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगाई। प्रेस पे सेक्शंस लगाने वाली आजाद भारत में कौन थी? इंदिरा गांधी। 2G स्कैम, कांग्रेस। बफर स्कैम, कांग्रेस। कोयला स्कैम, कांग्रेस। टेलीकॉम स्कैम, कांग्रेस। केजी बेसिन स्कैम, कांग्रेस। स्कैम ही स्कैम, स्कैम ही स्कैम, स्कैम ही स्कैम। समझ में आया वो क्यों कर रहे थे? और किसका ब्रेन चाइल्ड? एओ ह्यूम का। तो एओ ह्यूम, तेरी कांग्रेस मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यही कारण है वो अब तक सत्ता से बाहर है। लोगों को पता ही, पागल थोड़ा लोग। इतना रोष था इस बार मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, पता आपको? बहुत रोष था। सारी पार्टी इकट्ठी थी, इंडिया गठबंधन बनाया, मुसलमान उनका सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मैं कहता हूं चलो मशीनों में भी सेटिंग थी, चलो मान लेते कि मशीनों में भी सेटिंग हो गई, ठीक है। फिर भी आप देखो सारी पार्टियां एक तरफ, कल्ली पार्टी एक तरफ, तब भी 264 सीटें लगी। आप ये मत देखो कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिली, आप कांग्रेस का ना निकालना जाके फिगर क्या है। 90 सीटें हैं, क्या होती है 90 सीटें? कुछ भी नहीं होती। और वो 90 सीटें भी पता कैसे आई हैं? हमारा एक फ्रेंड है, ही इज कलेक्टर इन यूपी डीसी, तो उसने मुझे बताया सीटें पता कैसे आई हैं। इन्होंने कहा सेटिंग की हुई थी कि वहां पर कांग्रेस का बंदा खड़ा है, सारे कांग्रेस के बंदे को, सारी सपा सुपा जितने भी सब कांग्रेस को वोटें डलवा दो, ठीक है। वहां पर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कांग्रेस की है, वहां पर सपा का आदमी खड़ा है, सारे मिलके उसको वोटें डलवा दो। इतना बड़ा कांड किया, मुसलमानों को साथ लिया, रोहिंग्या को अंदर कराया, रोहिंग्या के फर्जी कार्ड बनाए, इतना कुछ करके भी बीजेपी 264 सीटें लेगी। ये हाल है कांग्रेस का। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस पार्टी को। नो डाउट कांग्रेस ने दिया भी बहुत कुछ है, ठीक है। कांग्रेस की थ्योरी एक थी, खुद भी खाओ लोगों को भी खिलाओ। वो इनकी थ्योरी नहीं है, ये लाला बानिया पार्टी, इनको हम खाएंगे दूसरे को नहीं खाने देंगे, इनकी थ्योरी ये है।
लाले पानी है ना ये, बस हम भी सारा कुछ लपेट जाए, दूसरे को कुछ ना मिले, टैक्स भी लगा दो, सब कुछ कर दो, इनकी थोड़ी वो टाइप की है। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये चीजें थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, और ये कंट्रोवर्सी है। देखिए इसको फिर आगे चले। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला फेस, द फेस ऑफ मॉडरेट्स। कितने बजे तक क्लास है? कितने हो गए? अभी तो 10:24 24 हुए हैं, अभी मॉडरेट्स चल जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे। देखिए 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, फिर आगे चले। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट्स। ठीक है, तो 1905 तक जिन लोगों ने डोमिनेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, वो कौन थे? मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की अगर आप हिंदी भाषा देखें तो वो क्या है? नरम दल। बस यहीं से समझ जाओ, नरम दल, नरम बंदे। ठीक है, मतलब एग्रेसिव नहीं है। ऐसे लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 20 साल डोमिनेट किया, और नेचुरली ये फाउंडिंग मेंबर्स भी थे। ठीक है, तो हम इसकी लिस्ट पढ़ चुके हैं कौन कौन थे। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये जितने भी थे ये सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने पहला फेज चलाया, द फेस ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, अब हुआ गया मॉडरेट्स की कुछ फिलॉसफीज थी। पी पी पी, ये उनकी फिलॉसफी थी, 3P। ठीक है, petition, prayers, protest। petition, prayers, protest। ठीक है, petition। अब इन लोगों को ऐसा लगता था कि जो अंग्रेजी शासन है ना, वो भारत के लिए श्राप नहीं है, वरदान है। इन लोगों का ये सोचना था, भारत के लिए अंग्रेजी शासन वरदान है, भारत अभी इतने जोगा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट राज कर ले। इन लोगों को ऐसा लगता था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका को तो चलो कुछ समझते नहीं थे, समुद्रगुप्त जिसने पूरे जम्बो द्वीप में राज किया। ठीक है, इनको ऐसा लगता है वो बेवकूफ लोग हैं, हम लोग इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो भारत में अभी ब्रिटिश शासन जरूरी है। क्यों? उन्होंने बोला कि देखो जी, ट्रेनें आई, ट्रेन कौन लेके आए? ब्रिटिश शासन लेके आया। ट्रांसपोर्ट कौन लेके आया? ब्रिटिश शासन लेके आया। वेस्टर्न एजुकेशन कौन लेके आया? ब्रिटिश शासन लेके आया। चलो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो कौन लेके आया? ब्रिटिश शासन लेके आया। मॉडर्न पुलिस, मॉडर्न आर्मी,
कौन लेके आया? ब्रिटिश शासन। पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, फोन कौन लेके आया? ये लेके आया। तो उन्होंने कहा भारत में जो मॉडर्नाइजेशन का सिक्का जमाया वो किसने जमाया? इन लोगों ने जमाया। और वो कहते थे ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान है, इन्होंने हमको बहुत ऐसी चीजें दी हैं, अगर ये ना देते तो आज भी भारत अफ्रीका जैसे किसी कंट्री में पिछड़ा होता। ये बात उसने कोई गलत नहीं कही, ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। अगर आप भारत की बात देखो ना, आज भी जो मैक्सिमम रेलवे ट्रैक्स हैं वो पुराने हैं। अंग्रेज ही तो थे जिन्होंने शिमला की मार्केट बनाई, शिमला का हाईवे बनाया, उत्तराखंड की रोड्स बनाई पहाड़ों में, तो वो रोड्स टिकी थी ना। हमारे बंदे आए 2015 के बाद, इन्होंने इस तरह से पेड़ काटे, हाईवे बनाए, वो सारा जोशीमठ ही गिर गया। जोशीमठ तो गिरा, शिमला भी गिर रहा है। शिमला में तो ये हाल है, बिजली खड़क जाए वो लोग कहते हैं बस आज गिरा कल गिरा। उनकी एक किताब है, एक ज्योग्राफर रहा है, ठीक है, उसने एक किताब लिखी थी कि हिमाचल की पहाड़ियों को अगर आप छेड़ोगे ना ज्यादा तो कोलैप्स कर जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर हाईवे बनाना भी है, इनके पेड़ों को ना जड़ो। क्यों? कि जो पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ है ना, उनकी जो जड़ है अंदर तक है। इन बंदों ने क्या किया, पेड़ ही काट दिए और हाईवे बना दिए, टनल बना दी, बम चलाए, ठा ठा पूरे सारे तो सारे कारतूस वहीं चला दिए। अब क्या हो रहा है? अब वो गिर रहे। जोशीमठ खत्म, आपको न्यूज आई होगी, शिमला में आए दिन पहाड़ गिरा होता है। अब देख लो, अब कल परसों की न्यूज है, मनाली जा रहे थे, वहां पर पहाड़ गिर गया। टनल्स बनाई हुई हैं आप लोगों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने हमको दिया तो है, पहाड़ों के ऊपर आज भी जो कालका शिमला ट्रेन चलती है ना, वो इनकी देन है। हमारे बन रहे हाईवे तो बना नहीं, ट्रेन वो कहां से बन जाएगी? अगर आपको मेट्रो किसने बनाई भारत में? जापान। इनमें इतना दम नहीं था कि खल्ले मेट्रो बना लो। आज बुलेट ट्रेन की जो हम ही भरते हैं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो भी जापान के कारण करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन वो लेके आए। उनका ये मानना था कि भैया इनको भगाना नहीं है, इनको सुधारना है, ठीक है। हमने इस तरीके से डील करना है कि इनकी थोड़ी टेंशन हमारी तरफ भी आए। और इनको इनकी सेंस ऑफ जस्टिस में बहुत ज्यादा विश्वास था। इनका ये मानना था कि भैया कुछ नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है, वेस्टर्न लोग हैं, ठीक है, जस्टिस का कंसेप्ट फॉरेन में आया था, ठीक है, ये चाहते हैं हमको न्याय देना। चक्कर क्या हो रहा है? चक्कर ये हो रहा है कि हम लोग इन लोगों को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम। आपको पता है जुडिशरी में 90% लोग केस क्यों हारते हैं? कई बार आदमी का केस सही होता है, आदमी सच्चा होता है, सब कुछ होता है, तब भी हार जाता है। उसने आगे पता क्या बोलना है, वकील पैसे खा गया, जज पैसे खा गया। ऐसा नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड जज है, उसने मुझे बहुत स्पष्ट ये बात बोली थी, कई बार अच्छा और सच्चा आदमी भी केस इसलिए हारता है कि वकील उसका प्रेजेंट नहीं कर पाता जज अच्छी तरह से। आपके पास सब कुछ है, वहां पर जाके ही मैंने कोलगेट से साफ किया, वही करके आ जाओगे तो फिर कौन सा जज आपको देगा? भाई सारा खेल तो प्रेजेंटेशन का है। इंटरव्यू में इंटेलिजेंट बच्चा भी रह जाता है, ठीक है, बॉर्डर वाला बच्चा भी पास हो जाता है। सारा खेल क्या किया कि डिलीवरी कैसी है। इन्होंने कहा बेसिकली प्रॉब्लम ये है, वो तो जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, आपकी डिलीवरी में वीकनेस है, आप उनको बता नहीं रहे अपने इश्यूज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपने इश्यूज को बताना है, ठीक है। इसलिए पहला काम पिटीशन। रानी के साथ जाएंगे, रानी जी ये देखो जी मर गए, लुट गए, ठीक है, हमारे ये प्रॉब्लम है, हमको आईसीएस में जाना है, मुझे नहीं पता, हमको करा के दो। अभी नेसेंट स्टेज है ना, अभी ये बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी को कहता है मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे लॉलीपॉप लेके दो। ये लॉलीपॉप पॉलिसी चल रही है अभी, हमें नहीं पता, नहीं हम नाराज हो जाएंगे आपसे, आप हमारी पिटीशन पकड़ो। उसको ऐसा लग रहा है कि काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रेयर। पहले बच्चे ने अपनी डिमांड रखी लॉलीपॉप की, दूसरी की डिमांड क्या? प्रेयर। पहले मम्मी को बोला मम्मी लॉलीपॉप लेके दो, मम्मी ने चल प्रेयर, काम खराब हो जाएंगे, ठीक है। इनको क्या बोला? खड़ जाओ, अब एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो,
ठीक है, अगला काम किया प्रेयर। मैं आपके हाथ जोड़े, मैं आपके पैर पड़ गया, ठीक है, मैं आपकी आरती उतारूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, 10 नारियल फोड़ूंगा, मुझे लॉलीपॉप दे दो, ठीक है। तो इसमें भी ना माने तो तीसरा क्या, प्रोटेस्ट। मम्मी देना ही पड़ेगा, हम धरना कर लेंगे, ठीक है, खाना नहीं खाएंगे, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये इनका मेन 3 पीस है। डिमांड को आगे रखना प्रेयर के रूप में, फिर इसके बाद पिटीशन करनी, तीसरा प्रोटेस्ट करना। पर जो प्रोटेस्ट भी किया वो भी संविधान के दायरे में किया। अब ये थोड़ा कि मम्मी से लॉलीपॉप लेनी है तो AK-47 में चला दोगे धड़ धड़ धड़। आखिरकार मम्मी पापा हैं, चक्के बाहर मारेंगे फिर क्या करोगे, कपड़ों से भी जाओगे, ठीक है। तो देखो डर भी है इन लोगों का, ठीक है। तो किसमें, एक दायरे पे रहे, तोड़ फोड़ नहीं करनी, ठीक है। जज वहां पर बैठ जाना, बस धरना देना है, हम रोटी नहीं खाएंगे, ठीक है। इस तरीके से विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है जी। आगे चलिए, अब इनकी डिमांड्स क्या थी। पहली डिमांड ये कहते थे कि ICS में भारतीयों की एंट्री को बढ़ाया जाए। दूसरा, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें भी भारतीयों का नंबर इंक्रीज किया जाए। वो कैसे होगा, आपके पास तो टोटल बंदे ही 12 है, हमने पढ़ा था ना 1861 का एक्ट, कितने लोग हैं, 12 लोग, उसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला सीट्स को बढ़ाओ, अगर 12 के 50 करोगे तो नंबर ऑफ इंडियंस भी तो बढ़ जाएंगे ना, इन सीट्स को क्या करो, एक्सपेंड करो। तीसरा, सॉल्ट ड्यूटी को खत्म ही कर दो। रिपन ने भी क्या किया था, 2% कर दी थी। वो कहते 2% भी ज्यादा, क्योंकि भारत में पॉवर्टी है, ठीक है। आप सॉल्ट ड्यूटी को क्या करो, खत्म कर दो। चौथा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। लॉर्ड लिटन क्या किया था उसने, भारत के अंदर क्या था, भूखमरी फैली हुई थी, उसने क्या किया, सारा एक्सपेंडिचर के अफगानिस्तान में लगा दिया। तो सोर्सेज किसके हैं, भारत के हैं। वही रिसोर्सेज अगर आप बेनिफिट में लगाओगे तो बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। पांचवा, पुलिस और CID में रिफॉर्म्स की जाए। क्यों, ये बहुत जरूरी थी। पुलिस किसके हाथ में थी, अंग्रेजी शासन के हाथ में, जो कोई बोलता था वो उठा के ले जाते थे, ठीक है, सुनवाई कोई नहीं। आज भी जो पुलिस का मॉडल है यही मॉडल है। आपको पता है, कल मैं बैठा हुआ था कहीं पर एंड डेड फेलो वर सेइंग कि इस समय भी एक युद्ध चल रहा है। नहीं, सरकार ने बोला युद्ध नशा विरुद्ध, एक युद्ध चल रहा है समय, वो तो जस्ट आपको पैनिक ना हो इसलिए वो इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे। जैसा युद्ध उस समय चला था ना टेररिज्म के समय, वैसा ही युद्ध चल रहा है इस समय। हमको यहाँ बैठे कुछ नहीं पता, मीडिया को कहते उन्होंने बोला हुआ ज्यादा नहीं आपने इंफॉर्मेशन देनी, पिंडों में तो बहुत बड़ा हाल है, घर घर को तोड़ा जा रहा है वहां पर। रोज कोई ना कोई आप देखो, कोई ना कोई इनकाउंटर किसी नशे तस्कर का हुआ होता है, वही चीज चल रही है। बस उन्होंने क्या किया, बस आजकल ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ उन्होंने, ठीक है ना। तो नेचुरली बात है कि धक्का भी होता है। आप वो देखो कर्नल का आ नहीं रहा, पटियाला वाले कर्नल का क्या किया, वर्डिंग पता क्या थी, क्या वर्डिंग थी उनकी, एक बच्चा चुराया गया, पुलिस ने इनकाउंटर किया, खाना खाने गए, कर्नल की फैमिली खाना खा रही थी और वर्डिंग क्या, हम लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ कि हम 3 इनकाउंटर करके आ रहे हैं, चौथा तेरा इनकाउंटर करते हैं, ये वर्डिंग थी उसकी। ओपन स्टेटमेंट दे रही है ये। तो पुलिस का जो मॉडल है वो आज भी वही है जो ब्रिटिशर्स का है। हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर तो दें, आटे के साथ गुण पिसता ही पिसता है। पंजाब 1984 देखी थी ना, दलजीत सिंह की, क्या वो टेररिस्ट था? वो क्यों, किसने बनाया उसको? पुलिस ने बनाया। वो एक जनरल, एक सिंपल फैमिली से था। तो ये जो लिगेसी आई है
ये कहां से आई है हमको? ब्रिटिशर्स से। आज भी तो पुलिस का वही एक्ट चल रहा है। हमने जुडिशरी चेंज कर दी, हमने आज भी पुलिस को नहीं चेंज किया। आज भी पुलिस जो है उसी एक्ट से ही चल रही है। और यही रिफॉर्म तो वो मांग रहे थे कि रिफॉर्म्स लाओ, ये थोड़ा जिसको उठाया चक्के अंदर वा दिया। अगला रिफॉर्म क्या मांगा उन्होंने? ड्रग्स और नारकोटिक्स की सेल को खत्म किया जाए। पंजाब आज किसके अंदर है? किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की। पता आपको ये बात? अफगानिस्तान में खेती किसने करवाई? अफीम की, ब्रिटिशर्स की। भारत के अंदर राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में खेती किसने करवाई? ब्रिटिशर्स ने। क्यों कराई? मैं आपको बताता हूं। ओपियम उगाते थे चाइना में, इसकी बहुत डिमांड थी, सारे चाइनीज ने शेडी कर दी इन लोगों ने। चाइनीज रेवोल्यूशन, चाइनीज सिविल वॉर। भारत से ओपियम उगाना, चाइना में बेचना, सारे वहां पर झूम शराबी, उड़ता चाइना। पढ़ लेना ओपियम वॉर, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूं आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री खोलो, एनसीईआरटी खोलो, देख लो ओपियम वॉर क्या है। यही तो है। माओइज्म क्यों आया वहां पर? इसलिए तो आया। माओइज्म आया, कम्युनिज्म आया, तभी तो वो बच गए, नहीं तो खत्म था चाइना भी। हमारे वहां कट्टरता यहां पर इतनी नहीं है, हम फंस गए। किसकी देन? अंग्रेजों की देन। आज इसी पॉलिसी में कौन चल रहा है? अमेरिका चल रहा है। अमेरिका कौन है? वो भी तो अंग्रेज ही है। सोचता एक ही है ना, प्यो तो एक ही है सारे का, माता तो एक ही है ना, एलिजाबेथ। ये रिफॉर्म्स वो कब मांग रहे हैं आपसे? ये 1890 के दशक में मांग रहे हैं। तो सर ये रिफॉर्म्स तो आज भी होने वाली है। अगली रिफॉर्म, लैंड टैक्स को घटाया जाए, कम किया जाए। अगली रिफॉर्म, भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। इकोनॉमी में हमने पढ़ा था ना, भारत एक ऐसी कंट्री है जो सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज में चलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही नहीं, पर नौकरियां कहां से मिलेंगी? नौकरियां पता कहां से मिलती हैं? एग्रीकल्चर से मिलती है। नहीं, भूल जाओ ये बात। अगर आप सोचते हो तो अभी आप अनाड़ी हो। सर्विसेज से मिलती है। कितनी दे देगी सर्विसेज आपको? एक स्कूल में कितने टीचर लग जाएंगे? चलो कितना स्टाफ लग जाएगा एक स्कूल में? या हमारे शिविर में कितने लोग काम कर रहे हैं? या कोई आईटी कंपनी कितने लोग काम कर रहे हैं? किसी मिल में जाके देखो, जब छुट्टी होती है क्या होता है? किसी फैक्ट्री में जाके देखो, एक साथ कम से कम 15 से 20 हजार लोग बाहर आते हैं। जेसीडी मिल्स है ना फुआड़ा की, अभी पर्सनल यूज आ रही थी, बंद कर दी गई, बंद होगी वो मिल। और वर्डिंग पता क्या थी? जो वहां का आपका एमपी है उसकी क्या वर्डिंग थी कि इस मिल के बंद होने के कारण 1,20,000 मजदूरों की रोजगार चली गई। आप सोचो एक मिल में कितनी पावर है एम्प्लॉयमेंट देने की। कभी सुना किसी यूनिवर्सिटी के बंद होने के बाद इतने लोगों की चली गई? क्यों कह रहे हैं वो लोग कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके? भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, पॉवर्टी से बाहर आओगे। जब पॉवर्टी से बाहर आओगे, एजुकेशन में आओगे, दिमाग चलेगा, अपने आप देश की प्रोग्रेस होगी। और भारत इस चीज को अभी भी नहीं समझ रहा। गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज लेके आ रही है, इंडस्ट्रीज भाग रही है यहाँ से। वो एक सुखबीर बादल था, उसको तो पहला काम ही यही था, जेडी इंडस्ट्री देख लेता था, भैया 2% मेरे को दे दे। उसके चक्कर में आधी इंडस्ट्रियां भाग गई यहाँ से। जो नहीं देता था उसके ऊपर पुल बना देता था। उसकी कौन सा पॉलिसी अच्छी रही है? सोनालिका जाने लगी थी, उसने सोनालिका को कह दिया था प्रकाश सिंह बादल ने कि भैया आप लोग हमको 2% दे दो जी। आपको पता नहीं होगा, शायद आप छोटे हो गए, सोनालिका ने कह दिया हम जा रहे हैं यूपी, तो उस समय योगी आ चुका था। वो कहते हम जा रहे हैं यूपी। लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो?
कहते भैया अगर सिर फोड़ना जाके जाओ प्रकाश सिंह बादल का फोड़ो, जिसे हमको ये बात बोली है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने, लाखों लोगों ने, तब जाके वहां पर की इकोनॉमी ही सोनालिका के ऊपर चल रही है। कितने बंदे हैं जो जलंधर और होशियारपुर से सोनालिका में जाते हैं काम करने, लोगों ने उसका घर का खराब कर दिया, हाथ जोड़ के छुटा वो। फिर अगला कांड उसने कहा किया, ये आपकी बोन ब्रेड, उसको फोन करिए 2 ब्रेड कमीशन दे दो, उन्होंने लुधियाना जाम कर दिया। तो आपकी तो पॉलिसी ही ऐसी नहीं है इंडस्ट्रियों वाली। अब मसा ये लोग गए कि चलो पंजाब में इंडस्ट्री आएगी तो यहां पर वो ड्रग कल्चर आ गया, गैंगस्टर कल्चर आ गया, वो नया काम शुरू हो गया टेररिज्म वाला। अब फॉरेन की या बाहर की इंडस्ट्री आई नहीं थी, तो वो तो पहले कही जा रही है बात इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, आज तक नहीं हो रहा। तो ये क्या थी इन लोगों की मेजर डिमांड्स थी। ठीक है जी, हो गया टाइम, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, यहीं से आगे चलेंगे फिर। ठीक है कि इनकी डिमांड्स को कैसे सुना गया, और उसके बाद कौन है एक्सट्रीमिस्ट, और फिर कौन आए रेवोल्यूशनरीज, जिनका ये मतलब था गोली का जवाब गोली से, बुलेट टू बुलेट पॉलिसी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, समझ में आ गया? इसके मैं टेस्ट बना दूंगा आपके ना आजकल में जो 2 टॉपिक में। मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं आपको रिवोल्ट्स का और इन टॉपिक्स का पीडीएफ बना दूंगा, 1-2 दिन का टाइम दो। चलिए ठीक है।